हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज जो है हम क्या करने जा रहे हैं, आज क्या सीखने जा रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा होगा। तो अभी हम जो है वो आने वाले कुछ दिनों में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कवर करेंगे। बेसिकली 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे द्वारा कवर की जाएंगी। ठीक है। पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो कौन सी है, आप लोगों को पता लग गया होगा कौन सी है। WTO। कल और आने वाली क्लासेस में हम वर्ल्ड बैंक, IMF के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है हम ये देखेंगे यूरोपियन यूनियन क्या होता है। ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में ये भी देखेंगे कि काइंड्स ऑफ बिजनेस, अगर मान लो दो देश हैं, दो देशों के आपस में क्या क्या रिलेशन जो है वो हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक होता है सीपा। ठीक है। एक होता है इकोनॉमिक यूनियन। तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन हो गए, एसियान हो गया। ठीक है। साफ्टा करके है। तो इन सब चीज़ों को भी हम जो है वो देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ क्लासेस में हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे भी हम अच्छे से अपनी कमान जो है वो रख लें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इकोनॉमी के साथ साथ IR में भी आता है। ठीक है। तो यदि आप कोई भी मैगजीन जो है वो मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं IR से संबंधित, तो उसमें ये पोर्शन जो है वो ओवरलैपिंग है कुछ हद तक। लेकिन मेरा जो चीज़ें बताने का वो होगा, प्रोसीजर होगा, वो ज़्यादातर इकोनॉमिक की टर्म्स में होगा। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को लेके अगर कोई इकोनॉमिक के रिलेटेड कन्फ्यूज़न होगी तो वो सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो बाकी एंगल्स हैं तो उसके लिए आप इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस को जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं ये लेक्चर हमारा आज का। और जैसे कि मैंने कल जो क्लास आप लोगों को दी थी, तो कल वाली क्लास में मैंने क्या किया था, आपको दो थ्योरीज बताई थी। और दोनों थ्योरीज जो है वो एक थ्योरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के संबंधित थी और दूसरी जो थ्योरी थी वो किसकी थी, SOC, यानी कि सोशल ओवरहेड कैपिटल से संबंधित थी वो। आज भी बच्चों को जो है वो चीज़ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लगी है। इवन कई लोगों ने जो है वो लाइव क्लास में भी बताया कि उनको जो है वो इन थ्योरीज के बारे में और जिज्ञासा जो है वो पैदा हो रही है कि इन चीज़ों को कैसे और सीखा जा सकता है। इकोनॉमिक्स में अब तक आपका इंटरेस्ट भी जो है वो डेवलप हो गया होगा। तो आज भी ये WTO जो मैं करवाने जा रहा हूँ, इससे पहले एक थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स की है। अगर आप इकोनॉमिक्स में MA कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें कई लोगों ने उस थ्योरी को देखा होगा। तो उस थ्योरी के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद जो है वो ये बताना शुरू करूंगा कि WTO ऑर्गेनाइजेशन के पीछे उस थ्योरी का जो है वो हाथ बोला जाता है, या फिर ये बोला जाता है उस थ्योरी का जो बेसिक आइडिया था उसी को फॉलो करके WTO बनाया गया। चलिए ज़्यादा समय ना लेता हुआ, थ्योरी का नाम है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। थ्योरी का क्या नाम है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है वो ये कहती है कि अलग अलग देश हैं दुनिया में। ठीक है। मान लो पहला देश है, ये है इंडिया। ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। और दूसरा देश जो है वो कौन सा है, वो है मान लो US। ये US का मैप बना दिया। अब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो है वो उसका सिंपल सी ये चीज़ कहनी थी कि हर एक व्यक्ति को या हर देश को ये चाहिए कि वो अपनी चीज़ों का एनालिसिस करिए कि जैसे इंडिया के केस में क्या इनके पास ज़्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है। और क्या चीज़ कम है, कैपिटल, पैसा जो है वो कम है। क्या है, पैसा कम है। लेकिन अगर US की बात करते हैं, US के केस में लेबर जो है वो कम है, लेकिन कैपिटल जो है वो ज़्यादा है। क्लियर ऑन दिस। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो जिन इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई थी, उनका ये कहना था कि सिंपल सी एक चीज़ करो, एक पेन और पेपर लो, उस पे जो है वो चीज़ों को लिखना शुरू करो। पहली चीज़ें जो है वो एक पेन पे पेपर पे जो है वो ये लिख दो
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लेबर इंटेंसिव है। इंडस्ट्री जो है वो आपने देखा होगा कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दो तरीके की हो सकती है। एक पेज पे लिखो कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लेबर इंटेंसिव है, यानी कि कौन सी चीज़ें बनाने के लिए लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और दूसरी लिस्ट बनाओ जो कैपिटल इंटेंसिव है, ये भी हमने बना ली। और इसमें जो है वो लेबर का कम इस्तेमाल होगा लेकिन पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जैसे ये दो लिस्ट जो है वो इस देश ने बनाई है, इंडिया ने, वैसे ही ये देश भी ये दो लिस्ट बनाए। क्लियर ऑन दिस। अब अगर आप बेनिफिट काउंट करोगे कि अगर कोई लेबर इंटेंसिव चीज़ को बनाने में हमारा इतना खर्चा आता है और कैपिटल इंटेंसिव चीज़ को बनाने में इतना खर्चा आता है, तो आप ये चीज़ देख पाओगे कि जितना खर्चा उस चीज़ को बनाने में इंडिया में आया, उससे कम खर्चे में तो वो फॉरेन से ही मंगवा लेगा उस चीज़ को। क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है? मान लो आपने कोई मशीन बनानी है, अब उस मशीन को बनाने के लिए आपका जो खर्चा आता है इंडिया में वो 10 लाख का आता है, और अगर यदि आप फॉरेन से उस चीज़ को मंगवाते हो तो 5 लाख के अंदर अंदर जो है वो चीज़ आ जाती है। अब समझदारी जो है वो ये कहती है कि 5 लाख में जो चीज़ आ रही है उसको इससे अच्छा इम्पोर्ट ही करवा लो। ठीक है। अब यूएस के केस में जब इन्होंने देखा तो इन्होंने ये देखा कि अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव चीज़ है तो उसको बनाने में हमारा कम खर्चा आता है, लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव चीज़ है और हम वो बनाते हैं, जैसे मान लो अगर हम शर्ट्स बनाएं, तो शर्ट्स बनाने में हमारा ज़्यादा खर्चा आएगा, इससे अच्छा इंडिया से इम्पोर्ट ही कर लेते हैं हम लोग। क्लियर ऑन दिस। तो यूएस ने भी एक चीज़ कर दी। अब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि इंडिया किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, लेबर में अच्छा है, तो फिर कौन सी चीज़ें इंडिया को बनानी चाहिए, लेबर इंटेंसिव बनानी चाहिए। यूएस जो है वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, कैपिटल में अच्छा है, तो फिर यूएस को कौन सी चीज़ें बनानी चाहिए, कैपिटल वाली चीज़ें बनानी चाहिए। और दोनों देशों को जो है आपस में जो बैरियर्स हैं, किस चीज़ के बैरियर्स हैं, व्यापार को लेके। जैसे ही कोई चीज़ इंडिया में आएगी तो इंडिया उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देगा। ठीक है। तो उन चीज़ों को जो है अगर इंडिया ख़त्म कर दे और इंडिया बोले कि आप जितना मर्जी यूएस जो है वो सामान इंडिया में भेज सकता है, हम जितना मर्जी सामान जो है वो यहाँ पे भेज सकते हैं, इसी चीज़ से डील करती है ये थ्योरी, और जिसका नाम है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो यानी कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि सभी देश जो हैं अपनी इकोनॉमी का एनालिसिस करें, उस एनालिसिस के बदौलत जो है वो ये चीज़ पता करें कि हम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, उस चीज़ के ऊपर वर्क करें, और उस चीज़ के ऊपर वर्क करने के बाद जो है उन चीज़ों को बनाना शुरू कर दें और सरप्लस में बनाएं। जो आपने सरप्लस में बनाई है उन चीज़ों को फॉरेन वाले देशों में भेजें, और फॉरेन से जो चीज़ सरप्लस में यहाँ भेजें, और इस तरीके से जो है वो पूरे वर्ल्ड का जो है व्यापार अच्छे से चलता रहेगा और सब लोग जो है वो सुखी रहेंगे, उनको कम पैसों में चीज़ें जो है वो प्रोवाइड होती रहेगी। तो ये चीज़ कहनी थी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की। अगर आपको नहीं समझ आया ये, तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ जिसके बदौलत आपको ये समझ आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है, मान लो दो जो है वो शरारती स्टूडेंट्स हैं और वो क्लास 9th का एग्ज़ाम दे रही है। ठीक है। एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले पहले वाले ने दूसरे से पूछा कि मेरा जो है वो मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तेरा साइंस स्ट्रॉन्ग है, एक काम करते हैं, तुम साइंस के एग्ज़ाम के समय जो है तुम मुझे ये समझा देना साइंस के कॉन्सेप्ट, मैं तुम्हें आज की क्लास में मैथ समझा देता हूँ। तो एक ने उसको मैथ समझाया जिसमें वो अच्छा था, दूसरा अच्छा नहीं था। दूसरे ने उसको साइंस समझाया जिसमें साइंस में वो अच्छा था, दूसरा अच्छा नहीं था। तो इस तरीके से अगर दोनों मिलके चलें तो दोनों का बेनिफिट है। दोनों के मैथ और साइंस में जो है वो एवरेज अच्छा स्कोर आ गया, जिससे ये पता लगता है कि यूनिटी फैक्टर जो है वो मेजर रोल अदा करता है इस चीज़ में। तो इस चीज़ में कोई दिक्कत? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी जो है वो आपको क्लियर होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप सब लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के बाद जो है वो अगली चीज़ जो आती है मेजरली, अब अगर इसका दूसरा वो देखें तरीका, उस केस में ये है कि मान लो इंडिया है और यूएस है। यूएस जो है, मान लो नंबर ऑफ चीज़ें, अब ये तो मैंने उसके कंपैरेटिव कॉस्ट के फायदे बताए थे, नुकसान भी बता रहा हूँ। और यही नुकसान जो है आप लिंकेजेस करोगे तो आप डब्ल्यूटीओ के नुकसान भी अपने आप बता पाओगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब इस केस में जो है वो ये है, मान लो लेबर से बनाई जाने वाली चीज़ों की गिनती जो है वो कम है, लेकिन कैपिटल से बनाई जाने वालों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग स्टेज में आगे आगे जा रही है तो ज़्यादा चीज़ें लेबर वाली कम इस्तेमाल होती हैं और कैपिटल वाली ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इस चीज़ के चलते सिनेरियो ये बनेगा
कि ये वाला देश जो है ये ज़्यादा क्या कर देगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देगा और इम्पोर्ट इसका कम होगा, और सामने वाला देश जो है वो इस देश के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और ये जो देश है ये इकोनॉमिक टर्म्स में जब मर्जी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। थेरी में कोई दिक्कत नहीं है, थेरी जिन लोगों पे अप्लाई होनी है उन लोगों में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है वो ये होता है कि एक व्यक्ति जो है जब वो हायर पोजीशन पे जाता है तो दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। तो ये प्रॉब्लम है जो डब्ल्यूटीओ में इवन देखी भी जाएगी। डब्ल्यूटीओ में रिसेंटली जो है वो 7 जजेस होते हैं, इनकी जो काउंसिल होती है, और उन 7 जजेस में से 3 जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो सीधा सीधा यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, और यूएस उन लोगों की जो अपॉइंटमेंट है वो होने नहीं दे रहा, या होने नहीं देता था पहले टाइम पे। और इसी चीज़ के उसका रीज़न ये था कि यूएस का जो है वो वहाँ पे केस चल रहा था, और यूएस को ये लग रहा था कि ये केस जो है हम डब्ल्यूटीओ में हार जाएंगे, और अगर ये केस हार गए तो ग्लोबली जो है वो हमारी इस चीज़ की रेपो जो है वो खराब होगी। तो ये एक कारण था कि डब्ल्यूटीओ में यूएस की डोमिनेंस इस तरीके से बन गई। चीज़ की जो शुरुआत की थी इन्होंने वो अच्छी चीज़ से की थी, माइंड में जो एजेंडा थे वो क्लियर थे कि दोनों का फायदा होगा, दोनों जो है वो बेनिफिट गेन करेंगे। लेकिन ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि डिपेंडेंसी जो है वो एक पे होनी ज़्यादा शुरू होगी। जैसे उन 2 बच्चों की एग्जांपल मैंने दी थी, तो अगर एक में मान लो वो पहला बोलने लग जाए कि मैं तेरे को जो है वो 4-5 सब्जेक्ट समझा देता हूँ, लेकिन तू तो अभी तक मुझे एक ही सब्जेक्ट समझा पा रहा है, तो इस वजह से जो है वो इसके और बेनिफिट मुझे देने शुरू कर दे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का बेसिक आइडिया समझ आया आपको? ठीक है, अब इस केस में ये भी होता है कि इंडिया जो है वो किन चीज़ों में अच्छा है, लेबर में अच्छा है। यदि वो सामान नहीं बना रहा तो वो सर्विसेज भी तो दे ही सकता है। सर्विसेज में हमारे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो इंडिया की सरप्लस लेबर है, जो एक्स्ट्रा लेबर है, उनको यूएस, साउथ कोरिया, जापान, फॉरेन देशों में भेजो, और उनको जो है वो वहाँ पे अपॉइंट करो, उनको बोलो कि आप यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा काम करते रहो, और इंडिया में जो है वो पैसा भेजते रहो। तो इस चीज़ पे भी जो है वो प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कैसे हुई, और इसके पीछे का जो बेसिक जो एसेंस है वो एसेंस क्या है। ठीक है, क्लियर है आप सब लोगों को? अब एक चीज देखिए, कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम होता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का बेसिक सा मकसद जो है वो ये होता है कि हमने जो है वो पूरे वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा अचीव किया जा सकता है, इसके ऊपर कदम उठाने हैं। अब इसी चीज़ के चलते जो है एन नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो डिस्कस की जाती हैं, किसमें, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। और उसमें जो मेजर देश होता है जो डिस्कस करवाने में सबसे मेन होता है वो होता है यूएस। ठीक है, अब उसी ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो है वो 3 ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ। आज की क्लास डब्ल्यूटीओ पे संबंधित है। ठीक है, यूएस की अगर बात करें, ठीक है, अगर आप कुछ बुक्स को रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ जानने को मिलेगी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम जो है ज़्यादातर यूरोपियन देशों ने जो है वो पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज जो है वो कर रखा था। अब अगर यूरोपियन देशों ने कॉलोनाइज कर रखा है और वर्ल्ड वॉर टू में जो है वो वही लोग ज़्यादा इंगेज थे, तो अब यूएस इस केस में क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा बहुत ज़्यादा। यूएस की प्रोडक्शन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये देश जो है ये वर्ल्ड वॉर किसमें, सेकंड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है इसकी इन देशों की कम होनी शुरू हो जाएगी, और यूएस में प्रोडक्शन जो है वो आसमान छू रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी अच्छे से हो रही है, चीज़ों को जो मशीनीकरण किया जा रहा है, और इसी चीज़ के चलते जो है वो मशीनों के द्वारा चीज़ों को बनाया जा रहा है, जिससे जो है वो अपने देश की जो चीज़ें हैं उनको तो ख़त्म कर ही सकते हैं, प्लस अदर देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाकी देश जो है वो पहली चीज़ ये है कि कॉलोनाइज्ड है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी देश जो है वो कॉलोनाइज होने के साथ साथ अपने आप को एक बैरियर्स में उन्होंने बंद कर रखा है कि हम जो है वो दूसरे देशों के साथ या दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे। यूएस, कई लोगों का ये बोलना है कि यूएस का ये बनाने का मकसद इस वजह से भी था कि इसको मार्केट का एक्सेस जो है वो मिल पाए, इसके पास जो एक्स्ट्रा सामान प्रोड्यूस हो रखा है तो उनको ये आगे आगे सेल कर पाए, ये भी बोला जाता है। और इसी वजह से जो है वो डब्ल्यूटीओ बनाया गया, जिसका मेजर एजेंडा जो है वो ये था कि जो व्यापार है वो क्या क्या हो, फ्री
ट्रेड, ठीक है। तो ये भी बोला जाता है कि यूएस का मेजर एजेंडा जो है वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करना था, तो इसी चीज के लिए डब्ल्यूटीओ जो है वो बनाया गया। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को इस अकॉर्डिंगली बनाया गया कि यूएस की डोमिनेंस इसमें पहले से ही रहे, ठीक है। तो इसी चीज के चलते, यानी कि इसने अपने सामान को इस देश से उस देश में भेजना था, तो इस वजह से डब्ल्यूटीओ बनाया गया। प्लस सामान में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आए, तो उस केस में यूएस का हाई कोर्ट जो है वहां पे तो नहीं जाएंगे, या मान लो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो उस देश के लिए भी कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए, जो कि डब्ल्यूटीओ प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक रीजन था कि चीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, और इस चीज के चलते डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो है वो की गई। लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम ये आई कि डब्ल्यूटीओ जो बनाया गया था, इसका पहला नाम जो है वो क्या था? गैट्स। क्या नाम था इसका? गैट्स। लेकिन इसमें मेजर दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ सामान से डील करता था, उन चीज़ों से जो फिजिकली हम टच कर सकते हैं, या चीज़ों को एक उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि पहले सिर्फ व्यापार जो है वो सामान का हुआ करता था, लेकिन अब व्यापार जो है वो सर्विसेज का भी होने लगा। अब सर्विसेज के लिए जो है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में कोई प्रोविजन इतना अच्छा नहीं था, ये प्रॉब्लम होने लगी। डब्ल्यूटीओ उस समय क्या नाम से था? गैट्स। और गैट्स में बेसिकली क्या चीज़ों के ऊपर डीलिंग चल रही है? सामान के ऊपर। सामान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में प्रॉब्लम जो है वो गैट सॉल्व करेगा। प्लस उसका मैकेनिज्म भी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब जो है और भी चीज़ों का इधर उधर होना शुरू हो गया, जो कि थी सर्विसेज। प्लस सर्विसेज के साथ एक चीज़ और आ गई, आईपीआर। आईपीआर की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब मान लो मैंने कोई चीज़ की इन्वेंशन कर ली, अब मेरे से जो है वो किसी देश के लोगों ने वो चीज़ मंगवा ली। अब लोगों ने देखा कि मैंने कैसे इन्वेंशन किया, और लोगों ने भी जो है वो सेम चीज़ सेम नाम से सेम ब्रांड से जो है वो बेचनी शुरू कर दी। लोग जो हैं, जो मेरे कस्टमर थे, वो उसके पास जाने शुरू हो गए। अब ये प्रॉब्लम भी देखने को मिली। यानी कि 1940s 45 के टाइम पे जो है वो ये बनाया गया, और लेकिन 40-50 साल तक ये अच्छे से चला, और उसके बाद दिक्कतें जो है वो आनी शुरू हो गई, वो ये वाली दिक्कतें थी। यानी कि पहली दिक्कत क्या आई? पहली चीज़, अगर गुड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं था। सर्विसेज के बारे में ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया। तीसरी प्रॉब्लम क्या आई थी? तीसरी प्रॉब्लम आई थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर ज़्यादा बातें नहीं की गई, उसके केस में कैसे डील करना है, ठीक है। तो इस वजह से ही 1990s के टाइम पे जो है वो गैट को डिस्कार्ड कर दिया गया, और इसकी जगह पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई जिसका नाम रख दिया गया डब्ल्यूटीओ। पहले के केस में सिर्फ सामान से डीलिंग चल रही थी, अब लेकिन ये सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को भी डील करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपको डब्ल्यूटीओ का बेसिक आइडिया जो है वो समझ आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं, ये मोस्टली बुक्स में आपको नहीं लिखी हुई मिलेंगी। ये ऑर्गेनाइजेशन का एसेंस क्या है वो बताएगा। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं कि कब बनी, 1945 में बनी है, 1995 में ये हुआ, ये कन्वेंशन हुई, उसके बाद ये हुआ, उरुग्वे राउंड ऑफ हुआ, ठीक है। जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये चीज़ें आपको एज इट इज़ मिल जाएंगी। लेकिन जो मैंने अभी आपको समझाया है, इस चीज़ के बारे में जो है वो आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। अब फॉर्मल वे में देख लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ का मेजर मकसद क्या था। पहली चीज़ क्या है कि डब्ल्यूटीओ जो है वो एक सोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के ऊपर डील करती है, ठीक है। और मेजर ट्रेडिंग नेशंस जो है उन्होंने साइन कर रखा है। इसका जो मेजर हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो बोला जाता है। और इसमें जो हाईएस्ट मीटिंग होती है वो होती है मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग, जिसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी बोली जाती है। और वो 2 साल में ट्वाइस अ ईयर जो है वो होती है, और वो जो है वो मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें मेजर डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। आज की डेट में अगर बात करें तो इसमें चेंजेस आती रहेंगी। 164 है, 160 कंट्रीज है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, हांगकांग जो है इसमें देश है, मकाओ और ताइवान और ईयू, ये तीनों जो है वो इसका मेंबर हैं, और अलग से मेंबर हैं। ये आप मत सोचना कि हांगकांग जो है, अगर मान लो कोई स्टेटमेंट इन्होंने लिखी और बोला कि हांगकांग इज अ मेंबर ऑफ दिस, तो आप हो सकता है कि सोचो कि सर ये तो चाइना में आता है,
तो अगर चाइना मेंबर है तो बाय डिफ़ॉल्ट हांगकांग भी तो मेंबर हुआ नहीं, उसको याद रखो कि ये अलग से मेंबर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि फाउंडेशन पहले जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में की गई थी वो किसकी थी, गैट्स की, 1944 में जो है वो की गई थी। गैट्स में बेसिक दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ व्यापार करता था चीज़ों को लेके, लेकिन सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इसमें इंक्लूड जो है वो नहीं किया गया था। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले बनाई गई, लेकिन ये जो है ये कोई ज़्यादा फायदा इसको नहीं मिला, ठीक है। और फाइनली जो है वो गैट्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन 1947 में इमर्ज होकर हमारे सामने आती है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद एन नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं बातचीत के, जिसमें देश जो है वो एक दूसरे देश को कन्विंस करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे डील करती है। और उसी राउंड्स ऑफ जो डिस्कशंस हो रहे थे उसमें उरुग्वे राउंड ऑफ डिस्कशन होता है, और फाइनली 1995 में जो है गैट्स को रिप्लेस करके WTO बन जाता है, और इसमें जो चीज़ें प्रॉब्लम थी उन्हीं प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट में हम ये भी देखेंगे कि WTO ने गैट्स को क्यों रिप्लेस किया। मेजर रीज़न ये था कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। गैट्स जो है वो 1947 में इसकी टर्मिनेशन जो है वो पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी इन्होंने, बल्कि वो तो अलग था। एक्सपेंशन करनी थी सर्विसेज की और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो ये रीज़न था। गैट्स का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है, तो ये एक रीज़न है। ट्रेड रूल्स जो है वो नए हो गए थे, तो चीज़ें भी नहीं होगी तो रूल्स भी नए जो है वो चाहिए थे, तो इस वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस जो है वो नॉर्मल था। कॉम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क था जो WTO ने प्रोवाइड किया, प्लस ये था कि चैलेंजेस आगे और भी काफ़ी थे जो जिनको एड्रेस जो है वो हमने करना था, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे मेजर जो स्ट्रक्चर है उसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आती है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो अपना जो डिसीजन होगा वो किसको बता देती है, वो बताती है जनरल काउंसिल को। और जनरल काउंसिल जो है वो हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी के जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और ये ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये मीटिंग होती है इसकी, और इसको फंक्शनल डिवीजन के नाम से बोला जाता है, ठीक है। चीज़ों के लिए अलग काउंसिल बनाई गई है, गुड्स काउंसिल, ठीक है। सर्विसेज के लिए अलग काउंसिल है WTO में, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अलग काउंसिल बनाई गई है, जिसको ट्रिप्स काउंसिल के नाम से बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी है कि ट्रेड रिव्यू पॉलिसी भी पॉलिसी रिव्यू और फ्रेमवर्क भी जो है वो इसमें बनाया गया, और WTO के मेंबर्स हैं इसमें, सबके लिए वो ओपनली चीज़ों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके जो है वो आपकी और अच्छा हो सकता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट की अगर बात करें तो रिजॉल्व इसमें ज़्यादा जल्दी कर दिया जाता है, जो कि गैट में नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है वो इसमें लिखा गया। एपिलिएट बॉडी इसकी जो मेन है, जिसमें नंबर ऑफ जजेस 7 होते हैं, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1995 में की गई थी। इसमें नंबर ऑफ जजेस भी बताए गए हैं 7 है, और इसमें मेजर जो डोमिनेंस है वो US की रहती है, और 7 जजेस जो चुने जाते हैं वो लगभग 4 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। कितनी टर्म है उनकी? 4 ईयर्स की। और इसकी जो सीट है मेजर वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। क्लियर ऑन दिस? अब अगर क्वेश्चन की बात करें, डिस्टिंक्शन क्या थी गैट्स और WTO के बीच में, तो मेजर डिस्टिंक्शन बताइए। गैट वॉज लिमिटेड टू ट्रेड गुड्स ओनली, बट WTO रिलेटेड टू सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस? तो होप सो WTO वाला लेसन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के ऊपर जो है वो और ज़्यादा फोकस कीजिए, और चीज़ों को और ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। होप सो WTO वाला लेसन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। कल जो है मिलते हैं एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और देखते हैं क्या होता है उसमें। थैंक यू।